Hello everyone, I welcome you on साया कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट एक ऐसा चैनल जहां पर आपको कॉमर्स की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ कि सारी की सारी टर्म आपको समझ आ गई होंगी। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट का ही एक और पार्ट, इकोनॉमिक टेरिटरी, या इकोनॉमी टेरिटरी को हम कह सकते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। सो डोमेस्टिक अगर नाम आ जाता है तो उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम जो एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टर्म यूज की जाती है नेशनल इनकम के अंदर, वो क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज लास्ट तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सो डोमेस्टिक और इकोनॉमी टेरिटरी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, एक ऐसी टेरिटरी जहां पर एक ऐसा क्षेत्र, इसको कहा जाता है घरेलू या आर्थिक क्षेत्र। सो एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी पर्सन या कोई भी गुड्स या कोई भी कैपिटल होती है वो सर्कुलेट कर पाती है फ्रीली, वो होती है हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी। जो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी होती है उसको पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। देखो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक चीज समझते, मान लो कोई प्लेन है, प्लेन वो है इंडिया का, इंडियन प्लेन है कोई भी, और उसको चलाने वाले भी इंडियन ही है। जो ये इंडियन प्लेन है ये चलता है इंडिया टू यूएसए, इंडिया टू यूएसए। सो ये माना जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर इंडिया। कहाँ का माना जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर इंडिया? क्लियर है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी यही होता है जो बिलोंग करता है डायरेक्टली, मींस जो भी जिसकी भी इनकम, अगर कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट होता है, ठीक है, तो देखो नॉर्मल रेजिडेंट को भी हम आगे कंसेप्ट पढ़ लेंगे, बस याद रखना जो बंदा जहां का रहता है वही वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है, जहां वो पैदा होता है या मान लो लंबे टाइम से वो जहां रहता है वो एक नॉर्मल रेजिडेंट होता है। जो चीज जिसकी होती है, अब वो चले किसी भी कंट्री के अंदर तो वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। क्लियर है? और दूसरा देखो, अगर कोई यूएसए का प्लेन है, इसको मानो कोई भी यूएसए का प्लेन है, सो जो यूएसए का प्लेन है वो चलता है यूएसए टू इंडिया, यूएसए टू इंडिया या इंडिया टू चाइना लगा लो। सो जो ये इंडिया टू चाइना चला ये या यूएसए टू इंडिया चला, ये टेरिटरी होगा यूएसए का, नॉट फॉर इंडिया या चाइना। होप क्लियर है आपको कंसेप्ट? ओके, सो देखो अब पढ़ते हैं। इकोनॉमी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी administrated by a government within which person good and capital circulated free। अब देखो जो डोमेस्टिक और जो इकोनॉमी टेरिटरी है वो एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, उसकी द्वारा ही गवर्नमेंट के द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, और जो भी पर्सन या कोई भी गुड्स या कोई भी कैपिटल जो फ्रीली एक ही कंट्री के अंदर सर्कुलेट हो सके। मेरे ख्याल से मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते आगे, अब बात करते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमी टेरिटरी। अगर स्टूडेंट मैं स्कोप की बात करूं, जो इंडियन या कोई भी किसी भी कंट्री की टेरिटरी होती है, फर्स्ट स्कोप आ जाएगा वो पॉलिटिकल फ्रंटियर होती है, मीन्स उसका राजनीतिक सीमा जिसके अंदर इंक्लूड होता है वाटर एंड एयर स्पेस, मीन्स जितनी भी उनकी शिप्स वगैरह होती हैं और जितने भी उनके प्लेन वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, तभी उस कंट्री की टेरिटरी माना जाएगा जब वो उनके खुद के होंगे।
अब वो ऑपरेट कहीं पर भी हो, ठीक है। फिर बात करते हैं एम्बेसीज, कंसुलेट, मिलिट्री बेसिस एंड इट इज स्टिल लोकेटेड अब्रोड। मान लो कोई भी इंडिया की कंपनी है, वो अमेरिका के अंदर अपने जो इंडियन है अमेरिका के अंदर उनकी हेल्प करने के लिए एक कंपनी बनाई हुई है। इंडियन को अगर कोई भी अब्रोड के अंदर कोई दिक्कत आती है तो वो किन से कंसल्ट करेंगे, उन जो उनकी कंट्री की एम्बेसीज होती हैं उनसे। थर्ड आ जाता है शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो कहां से ऑपरेट होती हैं, इंडिया से होती हैं, लेकिन वो काम करती है कहां पर, अदर कंट्री के अंदर। मान लो कोई भी इंडियन प्लेन है, इंडियन प्लेन है, वो चलता है कहां पर, इंडिया टू चाइना, इंडिया टू चाइना, या मान लो वो यूएसए टू चाइना चलता है, तो टेरिटरी स्टूडेंट कहां का होगा, इंडिया का ही होगा, ना कि यूएसए या चाइना का। फिर आता है नेक्स्ट स्कोप, फिशिंग वेसल ऑयल एंड नेचुरल गैसेज रिज ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर। अब देखो, रिज का मतलब होता है कंटेनर, कंटेनर्स होते हैं स्टूडेंट। मान लो ऑयल को किसी की ना किसी चीज के अंदर तो हम नेचुरल गैस होती है उनको कहीं ना कहीं तो हम डाल के रखते हैं, जिनके अंदर डालते हैं वो कंटेनर कहलाते हैं। अब वो है इंडिया के, लेकिन इंडिया के होते हुए हमने उनको बेचते हैं या वो चलते हैं किसी भी अदर अब्रोड के अंदर, तो वो कहाँ के टेरिटरी होंगे, इंडिया के टेरिटरी होंगे और इंडियन टेरिटरी के द्वारा ही वो ऑपरेट किए जाएंगे। क्लियर है पॉइंट। फिर बात करते हैं हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट कब माना जाएगा, जब कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूट नॉर्मली कहां पर रेजिडेंट करती है, किसी भी कंट्री के अंदर, जिसका सेंटर हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री, और उनका जो कोई भी सेंटर होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, जिस इकोनॉमी के लिए वो काम करते हैं, जिस कंट्री के अंदर लाई करते हैं, वो वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं। सो क्लियर है। मान लो कि मैं अमेरिका के अंदर जॉब करती हूँ, सो मेरे को जॉब करते हुए वहां पर 5 ईयर हो गए हैं, तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ की मानी जाऊंगी, अमेरिका की, और परमानेंट में रेजिडेंट मानी जाऊंगी इंडिया की। अब एक और चीज आती है इस कंडीशन में, मान लो मैंने पीआर ले रखी है अमेरिका की, तो अब मैं नॉर्मल और जो मैं परमानेंट रेजिडेंट कहाँ की मानी जाऊंगी, अमेरिका की ही मानी जाऊंगी। ठीक है, ये था कंसेप्ट हमारा नॉर्मल रेजिडेंट और ऑफ अ कंट्री। फिर बात करते हैं स्टूडेंट हम एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं, कि किस बंदे को हम कब उसका किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे और कब उसको परमानेंट रेजिडेंट मानेंगे। फर्स्ट आता है स्टूडेंट डिप्लोमेट एंड ऑफिस ऑफ फॉरेन एम्बेसी। सो जो भी किसी भी कंट्री के कोई भी एम्बेसीज वगैरह है, कोई भी फिक्स मतलब ऑफिस वगैरह बनाए जाते हैं अदर कंट्री के अंदर, ताकि वहां पर जो उनकी कंट्री के पर्सन जाते हैं उनकी हेल्प कर सके, तो उनको अपने आप ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं वहां के। ये एक्सेप्शन होती है, चाहे तो वो डिप्लोमेट हो चाहे भी ऑफिशियल हो। ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन होती है कोई भी कॉमर्शियल ट्रेवल होते हैं या टूरिस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ऑटोमेटिक ही वहां की रेजिडेंसी मिल जाती है। थर्ड आ जाता है पीपल वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, IMF, UNESCO, etc. are treated as normal resident of the country to which they belong। जहां से मतलब कोई भी बंदा WHO, IMF या UNESCO के अंदर काम करता है तो उनको परमानेंट ही ये ट्रीट किया जाता है कि वो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट है। ओके, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर है ये टॉपिक आपको। सो ये थे हमारे स्टूडेंट नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स के अंदर कि डोमेस्टिक या इकोनॉमिक एग्रीगेट्स होते क्या हैं और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री कब माना जाता है एक पर्सन या इंस्टीट्यूट को। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग
तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। कमेंट करें क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।